हेलो गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है गाइस। तो आज की हमारी श्रृंखला है सीडीपी की, जिसमें हम मॉक टेस्ट करा रहे हैं। सीडीपी के मॉक टेस्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो हमारा सीटेट आ रहा है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और इस वीडियो को मिस मत करना गाइस, ये जो प्रत्येक क्वेश्चन इसका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो कि आपके टेट एग्जाम की जो सीटेट है गाइस, उसमें आपकी सफलता के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हम इधर उधर की बात ना करते हुए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, चलिए हम अपनी सीडीपी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो इनमें से वह कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया है जो विश्लेषण के प्रयोग में लाई जाती है। तो पहचान करना, या वर्णन करना, या अंतर करना, या वर्गीकरण करना। तो संज्ञानात्मक क्रिया में दी गई सूचनाओं के विश्लेषण, यानी कि जो सूचना हमें दी गई है उसका विश्लेषण करना, यानी कि उनका अंतर करना, उन्हें छांटना है उनका, यानी कि हम कोई भी ज्ञान है हम तो उसे हम ज्ञान का विश्लेषण कर रहे हैं, उसका अंतर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंतर कर रहे हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर करना। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजेश अति लोलुप पाठक है। कैसा है? अति लोलुप पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ने के अतिरिक्त प्राय पुस्तकालय जाता है। क्या करता है? वह जो उसके कोर्स की जो पुस्तकें हैं उन्हें तो पढ़ता ही है, साथ में वह लाइब्रेरी भी जाता है और भिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। जब उसके लंच होता है तो उसमें वह अपना परियोजना कार्य करता है। तो उसे परीक्षा के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की जरूरत नहीं होती है, और वह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नजर आता है। तो उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। उसे किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? कि तथ्य आधारित शिक्षार्थी है, या आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, या शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी है, या आकलन आधारित अभिप्रेरित शिक्षार्थी, यानी कि वह किस प्रकार का शिक्षार्थी है। तो वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, यानी कि वो अपने अंदर से ही उसे पढ़ने के प्रति वो अभिप्रेरित है, पढ़ने के प्रति उसकी लगाव है। तो कैसी? वो खुद से ही करता है सब काम। कैसे? खुद से। तो अगर हम कोई टीचर वगैरह उसे कुछ कहेगा तो वो बाहरी हो जाता है, बाहरी प्रेरित हो जाता है, लेकिन वो आंतरिक रूप से ही प्रेरित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। नेक्स्ट है, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, तब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण होता है, यानी कि जो बच्चे हैं उन्हें प्राथमिक स्तर पर ही अगर उन्हें कोई चीज़ है और उसकी खोज करने के लिए उन्हें उसमें दे दिया जाए तो वो बड़ा खुश हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। और जब वह कोई काम कर रहे हैं और उसमें टीचर उन्हें मना कर दे कि ऐसे नहीं, ऐसे करो, तो वो अंदर ही अंदर व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा उनकी कौन सी अभिप्रेरणा के कारण होते हैं? तो वे अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, या वे अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं इसलिए, या कक्षा के साथ संबंध होने के कारण, या कक्षा में अव्यवस्था फैलाने के कारण। तो वे ऐसा उनकी जो प्रेरित होते हैं तो वो कैसे होते हैं? तो वो अपनी उपेक्षाओं को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण होते हैं। कैसी? उपेक्षाओं को कम करने की। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षकों के योग्य बनाती है, यानी कि जो मानव बुद्धि और विकास की जो समझ होती है वो शिक्षकों के योग्य बनाती है। किस योग्य बनाती है? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने योग्य बनाती है, या निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास करने के योग्य बनाती है, या विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है, या शिक्षार्थियों को यह बनाने की वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं के योग्य बनाती है। तो एक शिक्षक को कैसे बनाती है? तो एक शिक्षक को वह विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता के योग्य बनाती है। ठीक है गाइस, इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, यानी कि इनमें से वह कौन सा कथन है जो सही है। तो पहला है कि विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों के अप्रभावित रहते हैं, यानी कि जो विकास होता है और जो सीखना होता है उसे समाज प्रभावित नहीं करता है। या फिर शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, यानी कि जो टीचर अगर हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वो हमारे सीखने में या संज्ञानात्मक विकास में बाधक होता है। या फिर शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से ही सीखते हैं। या फिर खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है, यानी कि जो खेलना होता है और संज्ञान है वो हमारे सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट
नेक्स्ट है कि बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से कौन सा कथन सत्य है गाइस कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान देते हैं, या फिर आनुवंशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते हैं, या फिर सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवंशिकता जरूरी है। तो इनमें से कौन सा है जो आनुवंशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में सही है। तो वो है कि समवयस्कों और पैतृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता है। ठीक है गाइस, इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि समाजीकरण है। तो समाजीकरण क्या होता है? शिक्षक एवं पढ़ाई गए के बीच संबंध या फिर सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया या समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। तो समाजीकरण क्या होता है? तो समाजीकरण होता है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। क्या होता है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। नेक्स्ट है कि एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। यानी कि जो एक पीटी टीचर है वो क्रिकेट के खेल में, इसमें गाइस मिस प्रिंटिंग है, क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र क्षरण को, जो क्षेत्र रक्षण है उसको सुधारना चाहता है। तो इन निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक होगी? तो कौन सी युक्ति होगी कि शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है, या फिर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना, या फिर बेहतर क्षेत्र रक्षण को सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना, या क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो इसमें से कौन सा सही आंसर है गाइस? तो वो है कि शिक्षार्थियों को या कि बच्चों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराना। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोण को करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। तो ये कैसा ज्ञान, तो जो इस तरीके का जो ज्ञान दिया जाएगा तो वो बच्चे का कैसा होगा? आत्मसात ज्ञान हो जाएगा, या तर्क संगत से होगा, या निर्माण से होगा, या संक्रियाकरण होगा। तो जो हम उन्हें क्या कहते हैं करके सीखने का जो बच्चों को मौका देते हैं, वाद विवाद के तरीके से करते हैं, तो वो क्या कहते हैं आत्मसात हो जाता है। क्या वो ज्ञान उनका आत्मसात हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला। नेक्स्ट है कि सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। यानी कि कोई लड़की है सीता, तो उसने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। तो उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल चावल खाने को कर लिया है। तो उसने अपने स्कीमा, यानी कि जो उसका स्कीमा है उसमें उसने दाल चावल खाने का क्या कर लिया है? समायोजित कर लिया है, या अंगीकार कर लिया है, या अनुकूलित या समुचित। तो उसने दाल चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। कैसा? अनुकूलित। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। तो किसके? अवयवभूत के अतिरिक्त, या संदर्भगत के अंतर्गत, या फिर सामाजिक के अतिरिक्त, या आनुभाविक के अंतर्गत। तो सामाजिक के अंतर्गत बुद्धि के निम्न पक्षों को स्टेनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत से संबोधित किया गया है। किसके? सामाजिक के अतिरिक्त। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है कि हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत पर बल देता है। यानी कि जो हार्वर्ड गार्डनर हैं उनके जो बुद्धि का सिद्धांत है तो वो किस पर क्या कहते हैं बल देता है? तो वो सामान्य बुद्धि पर बल देता है, या शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर बल देता है, या विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर बल देता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो जो हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि सिद्धांत है गाइस, वो प्रत्येक व्यक्ति के विलक्षण योग्यताओं पर बल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि था, फा, चा ध्वनियां हैं। जो था और फा और छा जो ध्वनियां हैं वो कैसी हैं? वो रूपिम है, या स्वनिम है, या लेखिम है, या शाब्दिम है। तो ये था, फा, चा ध्वनियां कैसी हैं? तो ये लेखिम ध्वनियां हैं। कैसी? लेखिम। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट है तो इसमें है कि जो हिंदी में जो गाइस जो स्वनिम में दो स्तर होते हैं। जो स्वनिम होती है उसमें दो स्तर होते हैं, एक कथक होता है तथा एक अभिव्यक्ति होता है। जो कथक पक्ष होता है वो भाषा का लक्ष्य होता है। क्या होता है? भाषा का लक्ष्य। तथा जो अभिव्यक्ति पक्ष होता है वो कथक को कहने का साधन होता है। यानी कि जो कथक पक्ष है वो भाषा का लक्ष्य हो गया, भाषा कैसे क्या लिखी जाती है। लेकिन जो अभिव्यक्ति पक्ष होता है वो कथक को कहने का साधन होता है। यानी कि जो कथक में हमने जो लिखा है वो अभिव्यक्ति पक्ष के द्वारा हम उसे कहते हैं। ठीक है गाइस, तो अभिव्यक्ति के
में दो मूलभूत इकाइयां होती हैं, एक स्वनिम और एक रूपिम। इन दोनों में स्वनिम अपेक्षाकृत अधिक मूलभूत इकाई है, अतः जो था फा चा है वो स्वनिम ध्वनियां हैं। कैसी हैं? स्वनिम ध्वनियां हैं। कौन सी? था फा चा। तो देखते हैं हम क्वेश्चन। तो क्या था क्वेश्चन? था फा चा ध्वनियां हैं। तो था फा चा ध्वनियां कैसी हैं? तो ये स्वनिम ध्वनियां हैं। कैसी? स्वनिम। नेक्स्ट है कि कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए एक शिक्षक को चाहिए। तो एक शिक्षक को कैसा होना चाहिए कि लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए, या फिर लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, या अच्छी लड़की और अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के अच्छे कार्य की सराहना करनी चाहिए, या फिर कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो एक जेंडर रूढ़िबद्धता से बचने के लिए शिक्षक को क्या होना चाहिए? तो शिक्षक को लड़की और लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं को निभाना चाहिए। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। जो विद्यालय हैं तो किसके लिए वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करना चाहिए? तो वैयक्तिक शिक्षार्थियों के मध्य खाई को कम करने के लिए, या फिर वैयक्तिक शिक्षार्थियों को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए, या फिर शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए, या फिर यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो हमें विद्यार्थियों को वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करने के लिए किसके लिए करना चाहिए? तो यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना, या फिर सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना, या शिक्षार्थियों में वैयक्तिक भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना, या फिर धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए कि बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराने चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या होगा इसका आंसर? पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। जो सतत और व्यापक मूल्यांकन है वो किस पर बल देता है? तो सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर नियंत्रित कर परीक्षण पर बल देता है, या बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर बल देता है, या फिर सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है, या शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य करता है। तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन होता है वो सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर बल देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय आधारित आकलन है। तो विद्यालय आधारित आकलन कैसा होता है? शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है, या फिर शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अंगीभीर और लापरवाह बना देता है, या फिर सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है, या फिर परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो विद्यालय आधारित आकलन क्या करता है? तो वो परिचित वातावरण में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि सीखने की तत्परता डैश की ओर संकेत करती है। यानी कि जो सीखने में जो तत्परता होती है वो किसकी ओर संकेत करती है? तो वो शिक्षार्थियों का समान योग्यता स्तर पर संकेत करती है, थॉर्नडाइक का तत्परता नियम पर, या फिर सीखने के सत्यात्मक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है, या सीखने के कार्य की प्रकृति को संतुष्ट करती है। तो जो सीखने में तत्परता होती है वो सीखने के सात्यक में शिक्षार्थियों को वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता वाले बच्चे हैं, तो निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा? तो क्या कहना सबसे उचित होगा कि पहिया कुर्सी वाले बच्चे हाल में जाने के लिए अपने समवयस्क साथी बच्चों की से मदद ले सकते हैं, या फिर पोलियोग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे, या फिर शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, या फिर मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसमें से क्या होगा जो सबसे उचित होगा? तो वो होगा कि मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए आप अपनी बैसाखियों का प्रयोग नहीं करते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। नेक्स्ट है कि के अतिरिक्त निम्नलिखित सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो इनमें से वह कौन सा है जिसके कारण क्या कहते हैं, उसे छोड़कर बाकी सभी के कारण क्या कहते हैं, अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है। तो पहला है कि सेरेब्रल डिसफंक्शन के कारण, या फिर सांस्कृतिक कारक के कारण, या फिर संवेगात्मक विघटन के कारण, या फिर व्यवहारगत विघ्न के कारण। तो इनमें से किससे क्या कहते हैं अधिगम अक्षमता उत्पन्न नहीं होगी, तो वो है सांस्कृतिक कारक के द्वारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि एक समावेशी विद्यालय। तो एक समावेशी विद्यालय कैसा होगा, तो शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होगा, या फिर शिक्षार्थियों को नियोग्यता के अनुसार उनकी सीखने की आवश्यकताओं को निर्धारित करता है, यह शिक्षार्थियों के मध्य अंतर करता है और विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए कम चुनौतीपूर्ण उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करता है, या फिर विशेष रूप से योग्य शिक्षार्थियों के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए विशिष्ट रूप से प्रतिबद्ध होता है। तो एक समावेशी विद्यालय कैसा होगा, तो एक समावेशी विद्यालय शिक्षार्थियों की क्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के अधिगम परिणामों को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध होता है। यानी कि वो किसी एक शिक्षार्थी के लिए नहीं बल्कि सभी शिक्षार्थियों के लिए क्या कहते हैं अच्छे परिणामों को, यानी कि अधिगम के अच्छे परिणामों के सुधार हेतु क्या कहते हैं प्रतिबद्ध होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को, यानी कि एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को कैसा होना चाहिए, तो ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, या फिर अधिगम निर्योग्य नहीं हो सकते हैं, या फिर शिक्षक के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, या फिर अन्य शिक्षार्थियों के लिए अच्छे मॉडल बन सकते हैं। तो एक प्रतिभाशाली शिक्षार्थी को ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध न कराए जाएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केक डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है। तो डैश के कारण प्रतिभाशालिता होती है किसके, आनुवांशिक रचना के कारण, या मनोसामाजिक कारकों के द्वारा, या फिर वातावरणीय अभिप्रेरणा के द्वारा, या एक पहले का और तीसरे का संयोजन के द्वारा, यानी कि पहला और तीसरे के संयोजन के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा चौथा सही है, क्योंकि जो एक प्रतिभाशालिता होती है वो आनुवांशिक और पर्यावरण दोनों के मेल से होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। नेक्स्ट है कि बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है। तो इनमें से कौन उपयुक्त होगा, तो एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, या शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और क्या सीखना है और कैसे सीखना है, या फिर निरंतर गृह कार्य देना, या सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। तो इनमें से क्या होगा, जो बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है, तो वो होगा कि शिक्षार्थियों को कुछ यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। नेक्स्ट है कि गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, यानी गतक हिलने डुलने या चलने फिरने की जो अधिगम निर्योग्यता होती है तो वो क्या कहलाती है, तो डिस्प्रैक्सिया कहलाती है, या डिस्फेजिया, या डिसकैल्कुलिया, या डिसलेक्सिया। तो गतिक क्या कहलाएगी, तो गतिक कौशलों से संबंधित होता है डिस्प्रैक्सिया, जो कि गतिक कौशलों से अधिगम निर्योग्यता कहलाती है, क्या, डिस्प्रैक्सिया। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला। नेक्स्ट है कि अधिगम निर्योग्यता। तो अधिगम निर्योग्यता कैसी होती है, तो एक स्थिर अवस्था होती है, या फिर समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है, या फिर एक चर अवस्था होती है, या जरूरी नहीं है यह कार्य पद्धति की हानि करे। तो अधिगम निर्योग्यता क्या होती है, तो अधिगम निर्योग्यता एक चर अवस्था होती है, कैसी, चर अवस्था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। नेक्स्ट है डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है, यानी कि किसे छोड़कर बाकी सब समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो पहला है समस्या की पहचान करना, परिणामों की आशा करना, समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना, या संभावित युक्तियों को खोजना। तो किसके अतिरिक्त, तो परिणामों की आशा करना के अतिरिक्त बाकी सभी समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। नेक्स्ट है कि एक शिक्षक को कैसा, तो शिक्षार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को एक भयंकर भूल के रूप में लेना चाहिए और प्रत्येक त्रुटि के लिए गंभीर टिप्पणी देनी चाहिए, या फिर एक विद्यार्थी को व्याख्यान पर अधिक ध्यान देना चाहिए और ज्ञान के लिए आधार उपलब्ध कराने चाहिए, या फिर एक विद्यार्थी को शिक्षार्थी कितनी बार गलती करने से बचता है इसे सफलता के माप के रूप में लेना चाहिए, या फिर एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हों तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा जो सही होगा, तो वो होगा कि एक शिक्षक को जब शिक्षार्थी विचारों को संप्रेषित करने की कोशिश कर रहे हो तो उन्हें ठीक नहीं करना चाहिए। तो ये हो
नेक्स्ट है कि सीमा परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है, वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं और हृदय की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती है। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? गाइस, आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि जब हम कोई पेपर देने जाते हैं या कोई इंटरव्यू होता है या पेपर होता है, जब जैसे कि हमारी टेट या सीटेट सुपर टेट की जो परीक्षाएं होती हैं, उन्हें जब हम देने के लिए जाते हैं तो हम अंदर से इतने नर्वस होते हैं कि कुछ क्वेश्चन तो हमारे ऐसे ही गलत हो जाते हैं। तो वो उसका कारण क्या होता है? तो उसका कारण क्या है कि शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, या फिर शायद वह आक्रामक संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर सकती है, या फिर शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है, या फिर निरीक्षक शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है और वह स्वभाव से बहुत कठोर होती है। तो इसका आंसर सही क्या होगा गाइस? तो इसका आंसर होगा कि शायद वह आक्रामक संवेगात्मक आवेगों का सामना नहीं कर पाती है। क्या? संवेगों का सामना नहीं कर पाती, इसलिए उसके जो क्वेश्चन होते हैं, जो आंसर होते हैं, वो गलत हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है गाइस, तो हमारी जो 30 की जो श्रृंखला थी वो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, समझ आता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे ही क्विक रिवीजन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू गाइस।